चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। क्योंकि आपकी यात्रा इतनी पावरफुल है, आपने ज़मीन से अर्श से फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा की मैं ये है। कहूँगा मुश्किल नहीं है, थोड़ा आपको अपने आप को समझने की जरूरत है। समझने की अगर आप ज़रूरत अच्छे से समझ जी। लें तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपने एक अभी बीच में जिक्र किया था कि जो बच्चों में जो बोध होता है वो 4 साल से शुरू हो जाता है बोध आना। ये तो सर्वथा सत्य है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। कि हमें उस समय से ही उस छोटे से बच्चे को ये बोध दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि ऐसे जीवन जिया जाए। आज की डेट में मेडिकल कॉलेज हो गए, जिला अस्पताल हो गए, CSC PSC सेंटर खुले हुए हैं, उसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक की भरमार है, मेडिकल स्टोर, दवाई 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 दवाई। आप भी देखिए, अगर गौर से करिए, आपकी जब आप सुबह उठिए और घर से बाहर कदम रखिए, हर कदम पे मेडिकल स्टोर मिलेगा। हाँ। हर 10 कदम पे एक क्लिनिक मिलेगी। हाँ। अस्पताल हर गली हर गली में 2-3 छोटे मोटे क्लिनिक मिल जाते हैं। अगर इनकी रिक्वायरमेंट ना हो तो कैसे चलेगा। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। इस स्पेशल से प्रोग्राम में हम बहुत ही यूनिक बातें लेके आते हैं जो विचारों से ब्रह्मांड तक की यात्रा करती हैं, जो विचारों से हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं, अपने जीवन को कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं, उसको एक मोटिव दे सकते हैं, उसको एक लक्ष्य दे सकते हैं। कहा जाता है कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। डॉक्टर आमोद सचान जी, जिनका हम इस प्रोग्राम में एक दृष्टिकोण जानते हैं, हर एपिसोड में जानते हैं, आज फिर हम उनके साथ में हैं। और ये ऐसी शख्सियत हैं कि बुलंदियों पर ठहर कर इन्होंने दिखाया है। आज स्टेबल हैं, विचारों से भी, मन मस्तिष्क से भी, और उनका वही दृष्टिकोण मैं थोड़ा सा चुराने की कोशिश करता हूं आपके लिए कि कैसे बुलंदियों पर पहुंच के और अपने आप को मेंटेन रखा जाए। पहले तो बुलंदियों पर पहुंचना है, उसके बाद मेंटेन भी रखना है। तो सर, ये मैं दृष्टिकोण आपका छोटा सा, हालांकि ग्रस्प कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी यात्रा इतनी पावरफुल है, आपने ज़मीन से अर्श से फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा मैं की ये है। कहूँगा मुश्किल नहीं है, थोड़ा आपको अपने आप को समझने की जरूरत है। समझने की अगर आप अच्छे से समझ जी। लें तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सहजता ही हम भूल गए हैं। हाँ। ये सहज है, जो हम कर रहे हैं वो असहज है, वो हमने गलत तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। और चूंकि अडॉप्ट कर लिया तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हैं, और हम उसी में उलझे हुए हैं। तो हम उस असहजता से सहजता की तरफ आ जाएं तो हम उसके करीब ही पहुंच सारी जाएंगे। चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, आपने एक अभी बीच में जिक्र किया था कि जो बच्चों में जो बोध होता है वो 4 साल से शुरू हो जाता है बोध आना। आपके दृष्टिकोण में मतलब क्या ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों को जो हालांकि हम बहुत भारी भारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान की जो एक बातें हैं वो बच्चों को, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सर्टेन एज होती है और वो 4 से लेके मेरे ख्याल से 10-12 साल तक की जो उम्र होती है वो बहुत स्मरण शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जो चीज़ें लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं, विस्मृत नहीं होती है वो चीज़ें। तो आपकी दृष्टि में क्या लगता है सर कि अगर उस समय बीज वो बोया जाए, चाहे वो उसमें स्कूल्स में हो, चाहे वो परिवारों में हो, माता पिता प्रयास करें या गुरु प्रयास करें, तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आ सकते हैं? ये तो सर्वथा सत्य है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। कि हमें उस समय से ही उस छोटे से बच्चे को ये बोध दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि ऐसे जीवन जिया जाए। लेकिन उस छोटे बालक में, बच्ची में एक प्रबल भावना होती है कि वो नकल करता है, जो देखता है उसी को फॉलो करता है। तो आप किसी बच्चे को ये कहें कि आप सदाचार करो, दूसरे का हेल्प करो, दूसरे की मदद करो, और आप दिन भर दूसरे के साथ अत्याचार कर रहे हो, ट्रू सर, तो वो कभी शिक्षा नहीं वो आएगी। गुड़ छोड़ने वाली जो आपने कहानी तो बताई थी। यस, ये कहानी मेरे पर भी लागू होती है। मैं आपको बता दूं, जी, मुझसे आपने एक दिन कहा था जी कि आज हम एडिक्शन पर चर्चा करेंगे। जी। तो मैंने उस दिन कहा नहीं, आज इसको नहीं कर चर्चा करेंगे, हाँ, आज इसको किसी और दिन रखेंगे। आई रिमेम्बर। और उसके बाद मैंने पहली बार मैं ओकेजनली कभी कभी ड्रिंक्स ले लेता था। हाँ, तो मैंने उस दिन ये दृढ़ निश्चय किया कि आज के बाद मैं ये नहीं छूंगा। जब ये मैं निश्चय कर लिया, उसको फॉलो कर लिया काफ़ी समय तक, उसके बाद मैंने कहा अब मैं इसके ऊपर बोलने का अधिकारी हूँ, क्योंकि मेरे बोलने का कोई प्रभाव ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं अगर मैं वही कर रहा हूँ
इतनी बातें मैं रोज करता हूँ, अगर मैं वही कर रहा हूँ तो मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो पहले उसको हमें आत्मसात तो करना ही होगा ना। क्या बात है। इट इज मैंडेटरी। मैंने उस दिन कथा भी सुनाई थी। जी जी, आपने दूसरे वो गुड़ वाली कहानी सुनाई थी। गुड़ वाली कथा ये सब पे लागू होती है। जी। सब पे लागू होती है कि आदमी को ये बात निश्चित रूप से पहले अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे को क्या सलाह नहीं दे बताएंगे? सकते। क्या बताएंगे? बिल्कुल सर। तो इसलिए आप पहले अपने को ठीक करिए। और ईश्वर तो यही कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी भव, अपना दर्शन करो, अपने को ठीक करो। हम यदि स्वयं ठीक हो जाएंगे तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने एक बार और भी बात बताई थी कि यदि मैं अपनी चेतना का विकास इतना कर लूं जो ईश्वर की चेतना के बराबर पहुंचे, बराबर नहीं तो कहीं लेवल तक पहुंचे, तो मेरा ऑरा इतना हो जाएगा, उस ऑरा से ही दूसरे को लाभ हो जाएगा। लेकिन ऑरा तो मुझे अपना बनाना पड़ेगा। अपना बनाना पड़ेगा। ये तो संभव नहीं है कि मैं ऑरा, आपका ऑरा कहूँ कि ठीक कर लो और मैं वैसे ही बैठा रहूँ। तो इसलिए बच्चों के लिए जो आपने कहानी कही है जी कि हम, आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, हम जी एक बार हमारे दर्शकों को बचपन में हमको जातक कथाएं बताई जाती थी। जी बिल्कुल। एक जानवरों को लेके कथाएं बताई जाती थी और उसमें मॉरल स्टोरीज होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंपक होती थी जी, चंपक होती थी और ढेर सारी कहानियां होती थी, दंत कथाएं, हंस आती थी, चंपक आती थी, बहुत सारी सब कहानियां ये आती थी जिसमें सिर्फ मॉरल स्टोरी होती थी। पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र तो पूरा इसी में बना है, इसी पे बना हुआ है, जिसमें कि तमाम तरीके के एनिमल्स के आपस में कन्वर्सेशन दिखाए गए हैं प्रतीक रूप में और सारा का सारा उसमें प्रेरणा दी गई है। किस उम्र में दी गई है? 4 साल में। क्या कभी किसी को आपने आज पंचतंत्र की कहानी पढ़ते हुए या बताते हुए सुना है? ट्रू सर, बिल्कुल नहीं। किसी स्कूल में सुना है? नहीं, ये माहौल नहीं दिखाई देता आजकल। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है हमारे ऐसे माता पिता जो हम स्वयं नहीं मानने को तैयार है कि ये सच है। तो हमको अगर जाना है अंदर, अपने अंदर जाना है, तो मुझे अपने वैल्यूज को रिवाइव करना पड़ेगा और स्वयं आदर्श देना पड़ेगा। कभी ये सोचिए कि बच्चे ठीक हो जाएंगे, ये अगर आप उम्मीद करते हैं कि हम खराब रहेंगे और बच्चे ठीक हो जाएंगे, तो बच्चे कभी नहीं ठीक होंगे। हम पूरे दिन झूठ बोलें, पूरे दिन अत्याचार करें, पूरे दिन भ्रष्टाचार करें और बच्चे से कहें बिल्कुल सादगी भरा जीवन जियो, बिल्कुल सही काम करो और कुछ गलत मत करो, और पूरे भाषण भी दें हम बैठ करके पॉडकास्ट में कि बिल्कुल ऐसा मत करो, और करें हम वही, तो कैसे हाउ कैन इट पॉसिबल। हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो कैमरा के बिहाइंड कैमरा बैठे हुए हैं, कपिल तिलहरी जी, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। इनका बेटा गया हुआ था पुणे, एक इनका कोई वैकेशन था बच्चों का, तो उसमें इनके टीचर और बच्चे भी गए हुए थे। तो उन्होंने बड़ी सरप्राइज़ करने वाली मुझे बात बताई कि रात को बच्चे एक अलग रूम में थे और टीचर का एक अलग रूम था। रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे टीचर आते हैं बच्चों के रूम में और कहते हैं भाई थोड़ा सा बचा हुआ है क्या, मेरा कोटा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ड्रिंक बचाओ तो दे दो। अपने प्यूपिल से एक टीचर, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। ये तो छोटे बच्चे की आप बात कर रहे हैं, वो बच्चा हमारे का छोटा रहा होगा, छोटा नहीं मतलब इंटर कर चुका था। तो और आप सोचिए आज की हालात, जो बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, क्या हालात, नशे के अड्डे बन गए सर सारे के सारे। मतलब अगर मैं सही कहूँ, आध्यात्मिक गुरुओं के बाद यदि किसी का कर्तव्य है कि समाज विकार मुक्त हो तो वो डॉक्टरों का है। डॉक्टर्स का एंड टीचर्स का ये उनका प्राइम रोल है कि समाज को दिशा देते हैं। अगर ये लोग इतने भ्रमित हैं तो समाज को दिशा कौन दे सकता है? टीचर्स कभी इस बात की चर्चा करता है? कभी किसी स्कूल में किसी जगह वो सारे लोग गायब हो गए, प्रेमचंद जी गायब हो गए, सूरदास जी गायब हो गए, कबीरदास को कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, वो सारी कथाएं गायब हो गई, सारी जातक कथाएं खत्म हो गई जिनके बेसिस पे हम लोगों को कैरेक्टर सुधारने की बात सिखाई जाती थी। सर कितनी इम्पोर्टेंट आपने बात कही है। और एक मुझे वो आज भी याद है, मैंने 4 या 5 साल का मैं रहा हूँगा, उस समय वो किताबें, क्योंकि मनोरंजन का साधन उस समय किताबें ही हुआ करती थी, तो वो दी जाती थी कि बेटा इसको पढ़ के लाओ फिर दूसरी मिलेगी। तो एक किताब की कहानी मुझे बड़ी अच्छी सी आज तक याद है। उसमें एक कोई बुज़ुर्ग थे, वो अपने छोटे से नाती के साथ में एक पौधा लगा रहे थे। तो वहाँ से कोई राजा निकलता है और वो घोड़े से, और वो पूछता है कि बाबा क्या कर रहे हो ये? तो बोलते हैं कि मैं ये आम का पेड़ लगा रहा हूँ। तो कहते हैं अरे क्या करोगे आम का पेड़ लगा के, उम्र हो गई है तुम्हारी करीब 80-85 साल, 90 साल की उम्र है, इस उम्र में ये कहाँ फल खा पाओगे तुम, ये तो तुम्हारे लिए बेकार है, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और वो जवाब मुझे आज तक याद रहता है। उसने, बुज़ुर्ग ने ये जवाब दिया कि बेटा, कि महाराज, ये जो
हम पेड़ लगा रहे हैं, इसके फल, अपने नाती की तरफ इशारा करके बोला कि इसका फल ये अगली पीढ़ी खाएगी, और जो हमने फल खाए हैं वो हमारे परदादाओं ने लगाए थे पेड़, हमने उसके फल खाए हैं। तो ये जो हायरार्की, एक जो सिस्टम, ये जो शिक्षाएं हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रसंग मुझे भी अच्छी तरह याद आ रहा है, सच प्रसंग है जी। एक व्यवसायी परिवार में, वो बहुत ही भौतिकवादी परिवार था, सिर्फ धन कमाता था, अपने ऊपर खर्च करता था, किसी को चवन्नी भी दान नहीं दे सकता था। अच्छा। उनके घर में उनका भाग्य कि एक संस्कारी बहू आ गई उनके यहाँ। तो जब संस्कारी बहू जब आई तो उस संस्कारी बहू को उसने देखा, ये क्या हो रहा है मेरे घर में, और ये तो बिल्कुल किसी लायक नहीं है। हम तो कहाँ रोज़ दान पुण्य से दिन शुरू होता था, और दूसरों को बिना खिलाए हम लोग भोजन नहीं करते थे, और यहाँ तो पूरे दिन सिर्फ अपना भोजन, इवन उन लोगों को भी जो घर में काम करते हैं उनको भी भोजन दिया जाता है। तो उसने एक दिन, एक बाबा जी घर में भिक्षाटन के लिए आए, उनका देवी भोजन दो। तो वहीं घर से जोर से चिल्ला के बोली हो कि बाबा यहाँ कहाँ मांगने आए हो, इस घर में सिर्फ बासी खाना है, रोज़ बासी खाना खाते हैं यहाँ लोग। तो उसने, सन्यासी ने कहा, क्यों बासी खाना खाते हैं? तो ससुर जी बोले, बासी खाना, तुमने बासी खाना खिलाया? ये तो आज ही सवेरे का बना हुआ है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, इसमें तो बासी लग नहीं रहा। तो उसने कहा, बाबूजी ये जो आप खा रहे हैं, ये जब पिछले जन्म के जो कर्म किए होंगे उसका फल है। आज जो आप कर रहे हैं इसमें तो बासी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब जो कर्म हम जब देंगे नहीं किसी को तो मिले कहाँ से। इसीलिए कहा जाता है भोजन के लिए कि जब जब भोजन करें, बनाएं, तो उस भोजन को जितने लोग देखें, जिनकी नज़र उस भोजन में पड़े, उन सब का उसमें अंश होता है। वाह। यदि आप उन सबको नहीं भोजन करेंगे तो आप उसके लाभ से वंचित रहेंगे। ये किसी को सिखाया जाता है प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट लो, ये नहीं दिखाया जाता उसके अंदर क्या भाव जा रहा है। अब यहीं पर मैं आपको एक और चीज़ जो बहुत समझने वाली है जी। आपने बहुत बार देखा होगा कि घर में भोजन खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, उनमें उतना टेस्ट नहीं मिलता है जितना भंडारे का भोजन मिलता है। हाँ, ट्रू सर, ट्रू। ऐसा क्या कारण है? देयर मस्ट बी समथिंग कि भंडारे का भोजन इतना सुंदर लगता है, इतना स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो ईश्वर को समर्पित करके खाया जाता है। इसमें भाव मिक्स होता है, तो वो भोग बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो जब जब उसमें ईश्वरीय गुण डाले जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, ईश्वर को समर्पित किया जाता है, तो भोग बन के होता है, और वो आपके लिए अलग ऊर्जा देता है। वो शरीर ही नहीं, मन को भी आपको जीवंतता कर देता है। मैं ग्रामीण अंचलों की बात करता हूँ, जब भी मैं विज़िट करता हूँ वहाँ पर, या अपने किसी शूट के लिए जाता हूँ, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि गांव में कभी कभार कोई ऐसी गंभीर बीमारियाँ होती थी, किडनी या लीवर या कैंसर, ये सब कभी कभी सुनने में आते थे कि किसी को कैंसर हो गया, सालों साल में किसी को सुनने में आते थे। या फिर जो अस्पताल होते थे वो कभी 25, 50, 100 गाँव के बीच में एक कोई अस्पताल होता था, वो भी काम चल जाता था उससे, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात। लेकिन आज के डेट में मेडिकल कॉलेज हो गए, ज़िला अस्पताल हो गए, CSC PSC सेंटर खुले हुए हैं, उसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक की भरमार है, मेडिकल स्टोर, दवाई। आप भी देखिए, अगर गौर से करिए, आपकी जब आप सुबह उठिए और घर से बाहर कदम रखिए, हर कदम पे मेडिकल स्टोर मिलेगा। हाँ। हर 10 कदम पे क्लिनिक मिलेगी। हाँ। अस्पताल हर गली में 2-3 छोटे मोटे क्लिनिक मिल जाते हैं। अगर इनकी रिक्वायरमेंट ना हो तो कैसे चलेगा? आप खोलेगा अस्पताल या मेडिकल स्टोर खोलेगा, अपना बंद हो जाएगा। जब ग्राहक कस्टमर नहीं होंगे अपना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा है नहीं, जितने खुलते जा रहे हैं उतने ही मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही रोग बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आपको इसमें अपने बारे में सोचना ही पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। और जब हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं, धीरे धीरे इसकी परतें खोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपने दर्शक लोग और जो भी लोग ऐसे ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, समझेंगे, अपने को अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो शायद उनको अपने जीवन जीने की कला भी समझ आएगी, क्या कमी है वो भी समझ आएगी। और हम सबको एक ही बात कहते हैं, स्वयं को बदलो।
हम बदलेंगे, जग बदलेगा। जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग हम सुधरेगा। सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अगर हम ये सोचे दूसरा सुधर जाए, मैं न सुधरूं, तो असंभव है। इट इज नॉट, इट इज इम्पॉसिबल। पहले आपके चक्कर वो गाड़ी छूट जाएगी। नहीं, वो तो बस छूटने वाली होती है। और ये जो गाड़ी है ना, जी। ये छूट के सीधे हमको जब अंत समय मिलता है, जी। तो अफसोस होता है यार, पूरे जीवन मैंने क्या किया, क्या कमाया, क्या खोया। थैंक यू सर, इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे सर, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार।